हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं सभी पिटीशनर्स और पिटीशनर्स के वकीलों से आग्रह करना चाहता हूं। मैं अपने को कोई बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटेटिव या एनालिटिकल व्यक्ति नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, मुझे लगता है कि सिंगला केस में लाभदायक हो सकती हैं। हमने सिंगला केस को बहस होते हुए सुना है। हमने ये भी देखा कि एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब ने किस प्रकार से उस केस को सामने रखा। अच्छा तरीका था रखने का। अब क्योंकि ये बहस का टाइम अपोजिट वकील को दिया गया था, उनका नाम नहीं लूँगा। नाम लेने हो सकता है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाए, आप लोग सभी जानते हैं। और हम पिटीशनर के वकील के एक प्रश्न के जवाब में जब माननीय न्यायाधीशों ने अपोजिट के वकील से या रेस्पोंडेंट के वकील से सवाल पूछा कि 35/1 आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जो शुरुआत की वो आश्चर्य में डालने वाली थी। जो सवाल पूछा गया था कोर्ट में, सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था, ये उन्होंने सीधा जवाब नहीं दे करके एक घुमावदार रास्ता अपनाया। सबसे पहले बोले कि ये वकील साहब बहस कर रहे हैं वो इम्प्लीडेड पार्टी के हैं, ओरिजिनल पार्टी के नहीं हैं, यानी पिटीशनर्स के वकील नहीं हैं। सवाल उनका ये था कहने का, क्योंकि ये सिविल अपील है और सिविल अपील में पिटीशनर्स का वकील बहस के लिए आना चाहिए, न कि रेस्पोंड इसका इम्प्लीडेड पार्टी का वकील आना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना, अलाउ किया और सिंघवी साहब अपना वो करते रहे। पहला पॉइंट था उनका डिस्करेज करने का, ये स्ट्रेटेजी थी उनकी, वो कहते हैं ना गुगली मारने की। उसके बाद हमने देखा कि जो ऑल केरला बैंकरेटाइज फेडरेशन है उनका भी केस कनेक्टेड है। उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनकी हमें जानकारी नहीं है, वहां से भी वो डिगाना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा अभी 35/1 जो पूछा था उस पर नहीं आए थे वो। फिर कोर्ट ने कहा कि 35/1 में बचाइए, अपनी राय बताइए आप। जब 35/1 पर राय बताने लगे तो 35/1 पर जो अपडेशन का रेगुलेशन है वो नहीं पता करके वो गोल गोल जलेबी बनाने लगे। तो फिर ले गए 2D पर। 2D में एवरेज इमैल्यूमेंट्स का डेफिनेशन है, एवरेज इमैल्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिर वो ले गए उसको रेगुलेशन 37 पे, जहां DA के कैलकुलेशन की बातें होती हैं, यानी 35 पर नहीं आने दे रहे थे। फिर शायद वो 38 पर ले गए, जो एवरेज इमैल्यूमेंट कैसे काउंट की जाए, और फिर वो 35(2) पर ले गए। एवरेज इमैल्यूमेंट को, ये 33 साल की सर्विस है, उससे 2 को निकाल करके आपको बेसिक पेंशन निकलती है। लेकिन 35(1) से और अमेंडेड 2003 में इससे बचते रहे। अब इतना तो नहीं हो सकता कि कोर्ट इस चीज को जानता नहीं है। अब हम आते उल्टे। जब इन्होंने अपनी बहस शुरू की तो इनकी जो बहस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मुझे लगता है ये खुद का उनका नहीं बनाया हुआ था। वो IBA और पंजाब नेशनल बैंक का बनाया हुआ आर्गुमेंट था। अब स्वाभाविक सी बात है कि IBA अपनी जिम्मेदारी तो लेता नहीं है, नॉन स्टेटरी बॉडी है, अनरजिस्टर्ड बॉडी है, स्टेट भी नहीं है। और पता नहीं IBA के कौन कौन से लेटर उन्होंने पढ़े, और कुछ उससे झलक रहा था कि कोई अपडेशन नहीं है, क्योंकि IBA तो वही लाइन लेगा ना जो इन्होंने एफिडेविट दिया है। अब इसका काउंटर करने के लिए, IBA वाली बात को काउंटर करने के लिए कि IBA ने कहा कि प्रोविजन नहीं है, तो हम चाहेंगे हमारे वकीलों से कि इनके पास भी IBA के बहुत सारे लेटर हैं जो ये बताते हैं कि पेंशन अपडेशन के लिए लिखे हैं।
और एक लेटर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है गॉड बोले साहब वाला, उसको भी कोर्ट के सामने रखा जाए, वो भी आईबीए का है। 1994 में लेटर निकाला था, 1/1/1986 लेके 1987 तक अपना रेगुलेशन नोटिफाइड होने से पहले वो भी आईबीए का था। और अनेक बार आईबीए ने यह कहा कि पेंशन अपडेशन शैल बी डन ऑन द लाइन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज और आरबीआई लाइन, बहुत बार कहा, लेकिन किया नहीं। रेगुलेशन जो अपना एग्रीमेंट 29/10/1993 का, उसमें अपडेटिंग है और बार बार इनकी अपडेट की इंटेंशन जो थी, जगह 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 इंटेंशन है। अब क्योंकि ये फंसे हुए हैं, पेंशनर को अपडेशन नहीं करना पड़े, तो ये बाद में भी कहानी बनाते रहे। यानी आईबीए का जो कच्चा चिट्ठा रेस्पोंडेंट के वकील ने कोर्ट में रखा, तो हमारे वकील भी आईबीए का कच्चा चिट्ठा, जहां इन्होंने इंटेंशन जाहिर किया, लेटर भी लिखे, कोर्ट के सामने रख दिया कि पेंशन अपडेशन है। उसके बाद 35 पे आए। 35 में कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर समय के लिए था, 1/1/1986 से लेके 31/10/1987। और जो अमेंडमेंट हुआ था वो ये कहते हैं वो केवल 10 मंथ की एवरेज पे कैलकुलेट करने के लिए था। 10 मंथ की एवरेज पे कैलकुलेट करने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए केवल है रेगुलेशन 38, ना कि 30.51। और जब एवरेज कैलकुलेट हो जाता है तो उसको 35/2 के अनुसार 2 से डिवाइड करके बेसिक पेंशन निकाली जाती है, वह है 35/2। यानी जो इनका 2003 को ये बता रहे थे कि 10 महीने का कैलकुलेट करने के लिए, तो वो नहीं है, वो केवल ऑपरेशन के लिए है। और इन्होंने बड़ी चालाकी से इस 38 और 35(2) को 35(1) की सीरियल नंबर 2 में अपेंडिक्स में डाल दिया, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। उसका मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत जरूरी है, इस वीडियो को देखें। अब क्योंकि अपोजिट के वकील तो कहते हैं कि वो जो अपडेशन था वो कोई खास समय के लिए था, लेकिन पिटिशनर के वकील ये कहते हैं नहीं, उसमें अक्रॉस द बोर्ड अपडेशन है जो इन्हें नहीं किया है। अब इसी पर बहस होनी है, अपडेशन है या नहीं। लेकिन अपोजिट के वकील जो पढ़ रहे थे और जो डीए को बार बार मर्ज करा रहे थे बेसिक पे में, वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अपोजिट के वकील कह रहे थे कि हम जो डीए देते हैं हर 6 महीने बाद, उसको वो अपडेशन कह रहे थे। कोर्ट ने माना वो अपडेशन नहीं है। अपडेशन का मतलब है जब जब बेस सेटलमेंट होगा और जितना डीआर या डीए आप मर्ज करते हो सेटलमेंट में सर्विंग एम्प्लॉय के साथ, वो डीआर उसमें बेसिक पे में एम्प्लॉय के मर्ज होना चाहिए। और उसका इन्होंने डिटेल भी ले लिया, एक्सट्रैक्ट भी ले लिया, और साथ में बोला आप जो बाईपार्ट सेटलमेंट है साथ लेकर के आओगे, लगाने की जरूरत नहीं है, साथ लेके आओगे एज ए डॉक्यूमेंट। अब सवाल से केवल यह रह जाता है कि जो इंक्रीज है, यानी बेसिक पे को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, बेसिक पे तो मर्ज होगी। इंक्रीज जो है वो डिसाइड होगा, जैसे रेस्पोंडेंट से कहा है आप बताइए, ये वकील साहब ये कहते हैं, आप ये कहते हो कि खास समय के लिए, तो वहां अब बहस होगी और हमारे वकील साहब उस पर बहस करेंगे। जब जब उनसे कांटे की बात पूछी गई तो वो घुमाते थे, घुमाने लग गए, और जब डीए न्यूट्रलाइजेशन जैसा वर्ड आया उसको वो क्लैरिफाई भी नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने इतना पकड़ लिया कि इन्होंने कोई भी अपडेशन नहीं किया। अपडेशन आपको 2 ही प्रकार से है, एक तो आपका सर्टेन नंबर ऑफ स्लैब्स मर्ज हो जाते हैं बेसिक पे में, एक अपडेशन। दूसरा आपको कितना फायदा मिल रहा है, कितना परसेंट दिया जा रहा है, लोड वगैरह दिया जा रहा है, वो दूसरी 2 ही प्रकार के अपडेशन, यानी 2 प्रकार की फिगर आपकी बेसिक पे में जुड़ती हैं। एक तो माननीय कोर्ट ने जोड़ दी, अब दूसरी पर डिसाइड होना है, जो इंक्रीज आपका आएगा उस पर डिसाइड होना, और वो करेगा 35.1। ये डिसाइड हो जाता है कि वो पेंशन अपडेशन का है, और वो है। कोर्ट में मुझे लगता है कि अपोजिट के वकील ने गलत तथ्य पेश किए हैं।
कोर्ट को मिसगाइड किया है। 2003 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो 10 महीने के एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेशन के लिए अमेंडमेंट हुआ था, कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो अपेंडिक्स में डाल दिया इस प्रकार बना करके, और लिखा उन्होंने फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, जैसा सीरियल नंबर 1 में लिखा है, नंबर 2 में लिखा है, लिखते हैं फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, लेकिन नीचे वो 10 मंथ का एवरेज इमोल्यूमेंट कैलकुलेट करते हैं, रेगुलेशन 38 और डिवाइडेड बाई 2, रेगुलेशन 35.1 नहीं है, अपडेशन अलग है। या दे आर कैलकुलेटिंग, ये जो कैलकुलेटिंग कर रहे हैं ये कोर्ट को समझ में आना चाहिए। तो सीधा सीधा है कि जो इन्होंने रास्ता अपनाया है वही रास्ता हमारा वकील अपनाए, और हम तो चाहेंगे, अकेले वकील सिंघवी साहब लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है उनको, और वो नैया पार करके ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पिटीशनर हैं, उनके वकील जो हैं गुलाटी साहब, वो बताते हैं बीमार हैं, अब भगवान जाने बीमार हैं या और कुछ कारण है उनका नहीं आने का, लेकिन अकेले सिंघवी साहब लगे बहुत अच्छी बहस कर रहे हैं। और हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि मतलब सामने वाला वकील जब बोल रहा है तो बीच में जैसे जो हल्ला मचाने आए, ऐसे कोर्ट में नहीं होता। जब बहस का टाइम आएगा तो उस समय वो अपने पॉइंट रखेंगे, तो जिस भाषा में वो बोले उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। बस एक पॉइंट रह जाता है कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था, क्या वो 10 महीने के अमेंडमेंट के लिए था या अपडेशन के लिए था, और उसका वो उदाहरण देते हैं 35/1 का सीरियल नंबर 2, जो सीरियल नंबर 2 है वो अपडेशन से संबंधित नहीं है, वो केवल और केवल कैलकुलेशन और 10 मंथ एवरेज पे का है, जो रेगुलेशन 38 और 35/2 से संबंध रखता है। अब यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।